ये जितने भी धोबी, मोची, चमार, कहार, कुम्हार, माली, ग्वाला, गरेड़िया, कुर्मी, जो भी ये जाति की व्यवस्था की गई है, ये मनुस्मृति में है, ये कहीं भी संविधान में नहीं है। आज बहस होती है कि SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, लेकिन ये बाबा साहब ने संविधान में ही कर दिया है व्यवस्था कि आपको SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। दिस इज नॉट मैटर ऑफ जुडिशियल मैटर, दिस इज ए सोशल रिप्रेजेंटेशन मैटर। रिजर्वेशन का प्रोविजन कोई हमारा आर्थिक उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। दिस इज ए मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। बाबा साहब ने जो आर्टिकल 16(4) में लिखा है वो कोई गरीबी हटाने के लिए नहीं लिखा है, ये लिखा है हमारे को सही रिप्रेजेंटेशन पाने का। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक जस्टिस का ये मतलब है कि जिसकी जो अधिकार है, देश की जो प्राकृतिक संपदा है, देश की जो नेशनल कैपिटल, नेशनल रिसोर्सेज है, उस पर सबका अधिकार है। और उस पर सबका अधिकार है तो वो अधिकार कैसे मिले आपको? थैंक यू वेरी मच। आए हुए सभी अतिथि को और आगंतुक को नमस्कार, जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि हमें जानकारी भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और नॉलेज के अभाव में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बाबा साहब ने संविधान में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। देखिए, सबकी जो बना है वो इसीलिए बना है कि हमारे बहुसंख्यक समाज को कैसे इकोनॉमिक जस्टिस दिलाया जाए और इकोनॉमिक जस्टिस की लड़ाई कैसे की जाए। तो इसमें ज़रूरी है कि हम संविधान के आर्टिकल को और संविधान के प्रावधानों को जानें और जानकर हम अवेयरनेस बढ़ाएं। अवेयरनेस क्यों बढ़ाना ज़रूरी है? क्योंकि अवेयरनेस हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, और अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, और अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आपको अधिकार आके नहीं देगा। आपको अपने अधिकार लेना पड़ेगा, अपना अधिकार आपको छीनना पड़ेगा। जो आपका हक खा रहे हैं, जो आपकी हकमारी हो रही है, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है। तो ये प्रोविज़न फॉर इकोनॉमिक जस्टिस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे, इसी के बारे में हम जानेंगे। ये प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल में ही बहुत सारी चीज़ें लिखी है। प्रियम्बल जो है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to secure to all its citizens justice, social, economic and political। ये बाबा साहब ने प्रियम्बल में ही लिख दिया कि ये प्रियम्बल जो है हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हम जस्टिस की बात करते हैं कि हमको जल्दी से सत्ता मिल जाए, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं सिर्फ। हम ये नहीं देखते कि हमारा सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का क्या होगा। सोशल जस्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक सोशली हम अवेयर नहीं होंगे और जब तक हम सोशली स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी सत्ता मिल भी जाएगी तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, सत्ता चला नहीं सकते आप। इसीलिए आप सोशल जस्टिस पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इकोनॉमिक जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक जस्टिस का ये मतलब है कि जिसकी जो अधिकार है, देश की जो प्राकृतिक संपदा है, देश की जो नेशनल कैपिटल, नेशनल रिसोर्सेज है, उस पर सबका अधिकार है। और उस पर सबका अधिकार है तो वो अधिकार कैसे मिले आपको? आप अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, आप अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, अपने को जानेंगे नहीं कि नेशनल रिसोर्सेज पे सबका अधिकार है, तो आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। जब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि जो देश की रिसोर्सेज है, जो देश का बजट है, जो देश का पैसा है, जो टैक्स के आपके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है। वो आपने सुना होगा नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी कैसे मिलेगा? आप अपनी संख्या का प्रदर्शन करेंगे, आप अपनी को बताएंगे कि हाँ ये हमारा हक अधिकार है। आपका हक अधिकार कोई और खा रहा है और वो खाते रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि ये अधिकार आप जानें, अवेयर हों और आपको मिले। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग देखते हैं लेकिन हम लोग कोई आवाज़ उठाते नहीं है इकट्ठे होकर। इस देश में
पिछले 3000 सालों में कोई क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं क्रांति हुई? क्योंकि हमारे को जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है। अगर हम अपने को जान जाएं, अपने को अधिकार को जान जाएं, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। इसी दिशा में हम अपने इकोनॉमिक जस्टिस के मुद्दों को देखेंगे। आर्टिकल 16 है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा सबके पास, संविधान सबके हाथ में है, नहीं है तो आप यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पे। आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकार जो नौकरी देती है या जो भी अपॉर्चुनिटी है सरकार में, उसमें सबका बराबर का अधिकार है। तो ये बराबर का अधिकार कैसे मिलेगा? आप अगर जानेंगे नहीं और आप अगर इस बात से अवेयर नहीं रहेंगे तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आर्टिकल 16(4) में है कि प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। मतलब स्टेट में कोई भी अगर बैकवर्ड क्लास में रिप्रेजेंटेशन कम है और शॉर्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है तो उसके लिए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का प्रोविजन कोई हमारा आर्थिक उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। दिस इज ए मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। बाबा साहब ने जो आर्टिकल 16(4) में लिखा है वो कोई गरीबी हटाने के लिए नहीं लिखा है, ये लिखा है हमारे को सही रिप्रेजेंटेशन पाने का। तो इसलिए आप देखे होंगे इसमें क्रीमी लेयर और NCL का प्रावधान है। ये बिल्कुल गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। हमारे को आर्थिक आधार से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी सिटीजन जो बैकवर्ड क्लास का है उसको राइट है सोशली सरकार में रिप्रेजेंटेशन का। और ये कोई हमारे को ऐसा नहीं है कि इनकम के आधार पर तय होगा, इनकम के आधार पर तय नहीं होगा। आर्टिकल 16(4) कहता है कि ये सोशल रिप्रेजेंटेशन का मैटर है, तो सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए इकोनॉमिक आधार नहीं होना चाहिए। 16(4)(a) है, इंसर्टेड 95 में ये लाया गया था कि प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन ए मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास पोस्ट सर्विस अंडर द स्टेट ऑफ SC/ST इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। आज बहस होती है कि SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, लेकिन ये बाबा साहब ने संविधान में ही कर दिया है व्यवस्था कि आपको SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। दिस इज ए नॉट मैटर ऑफ जुडिशियल मैटर, दिस इज ए सोशल रिप्रेजेंटेशन मैटर। इसीलिए आज कोई भी मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कुछ भी फैसला देती हो, लेकिन दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट है कि नौकरी में अगर जो भी हमारे SC/ST हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन हम इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे मजबूती से, तो जो आपका हक खा रहे हैं, जो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए वो कोई और ले रहा है, तो ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिकार को जानें और इसकी आवाज़ उठाएं। अब फंडामेंटल राइट पार्ट 3 है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है फ्रीडम टू मूव, सेफ्टी, सेटल एंड वेयर इन कंट्री, एनीवेयर इन कंट्री एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये फ्रीडम का जो आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम का है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर इन कंट्री। लेकिन आज क्या देख रहे हैं, आज एक भी बात आप उल्टी बोलें तो आपके ऊपर 10 चार्ज लग जाएंगे। यूट्यूबर जो अपनी किसी तरह से मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, उनके चैनलों को बंद किया जा रहा है। दिस इज वायोलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। बट यू मस्ट नो, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपका कोई भी फ्रीडम के ऊपर हमला होता है या कोई भी आपके ऊपर चार्ज होता है तो आपको मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी आप बता पाएंगे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। देखिए, मनु स्मृति एंड अदर धर्मशास्त्र में क्या है, वर्ण सिस्टम है, वर्ण और कास्ट सिस्टम है। ये वर्ण और कास्ट सिस्टम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन चूंकि हम मजबूती से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और हम मजबूती से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए ये व्यवस्था ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये भी एक इकोनॉमिक जस्टिस का मैटर है। शूद्र नति शूद्र जो बनाया गया है मनुस्मृति में, दीज ऑल आर मैटर टू डाइवर्ट योर अटेंशन। ये जितने भी धोबी, मोची, चमार, कहार, कुम्हार, माली, ग्वाला, गरेड़िया, कुर्मी, जो भी ये जाति की व्यवस्था की गई है, ये मनुस्मृति में है, ये कहीं भी संविधान में नहीं है।
फंडामेंटल राइट में आपका आर्टिकल 23 एंड 24 ये आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आपको पता होगा कि फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाया जाता है। दिस इज वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आप किसी भी बच्चे से, किसी भी अंडर एज बच्चे से कोई काम नहीं करवा सकते। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है कि चूंकि जानकारी का अभाव है और फंडामेंटल राइट का नॉलेज नहीं है और बच्चे गरीबी से जूझते हैं, तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके ह्यूमन ट्रैफिक किया जाता है, बच्चों को कहीं भी काम करवाया जाता है। आपको मैं बताऊं कि प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन है, जो जिसकी की मर्डर हो गई थी 1861 से 65 तक वो रहे यूएस का, उसमें सिविल वार हुआ था और मर्डर फॉर वैन ऑन स्लेवरी। स्लेवरी जो है गुलामी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। इस गुलामी के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए उनको जान से मार दिया गया। तो ये दुनिया में सब जगह होता है कि आप अगर आवाज़ उठाएंगे किसी के खिलाफ तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी एक बहुत चर्चा में है, आपने फूले मूवी का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने देखा फूले मूवी? नहीं देखा। मेरी आग्रह है कि जो नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, और जाके देखिए फिर आपका अगर वो मूवी देख करके आपका खून नहीं खौले तो आप मरे हुए आदमी हैं। आप देखेंगे ज्योतिबा फूले ने किस तरह से संघर्ष किया, घर छोड़ दिया, घर से निकाल दिया उनको। और मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि मैं कल ही देख के आया हूं। तो आप फूले मूवी देखिए, और फूले मूवी आपको पता होना चाहिए पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल नहीं उतर रही है किसी सिनेमा हॉल से। इससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये गुलामगिरी, और बाबा साहब वो फूले ने लिखा ना गुलामगिरी, आप गुलामगिरी पढ़िए। हमने कम से कम हजारों कॉपी बंटवाए हैं छपवा के, क्योंकि ये किताब आपको बाजार में नहीं मिलेगा, ये पब्लिशर के यहाँ नहीं मिलेगा। हमने स्पेशल पब्लिशर से छपवा करके उसकी टेक्स्ट ले करके और बंटवाया हमने। तो आप किताब पढ़ें, नॉलेज गेन करें, और फिर आप कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ सकते हैं। जब तक आपके आत्मबल नहीं होगा कि हमारे खिलाफ क्या साजिश की जा रही है और हमारे हक अधिकार को कौन छीन रहा है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो फूले साहब ने जो सत्यशोधक समाज बनाया था वो बहुजनों के हित और अच्छा के लिए बनाया था। तो इसीलिए आप जो नहीं देखें, मेरी आग्रह है एक बार जाके देखें उसको। प्रेसिडेंट कैनेडी, मार्टिन किंग लूथर जूनियर, इनको भी 1960 में सिविल राइट की लड़ाई के लिए इनको भी मार दिया गया था। तो इन चीज़ों को जान के आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें भी हक अधिकार के लिए लड़ना है, हमको अपनी इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लड़ाई लड़नी है। अब देखिए आर्टिकल 41 है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आप ये सोचिए कि कोई ओल्ड एज पेंशन घोषणा करता है सरकार, या कोई अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता घोषणा करता है, तो ये कोई हमारे ऊपर आसान नहीं है। दिस प्रोविजन इज रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 41। सो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी आपको बेरोजगारी भत्ता मिले, या ओल्ड एज पेंशन मिले, या सिकनेस या डिसेबलमेंट, कोई अगर विकलांग हो जाए उसको कोई भत्ता मिले, ये कोई आसान नहीं है हमारे ऊपर। दिस इज राइट अंडर आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क ऑफ मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी में आपने सुना होगा बहुत सारे हॉस्पिटल में या मैटरनिटी का फ्री सर्विस होता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान में लिखा है, आर्टिकल 42 में लिखा है। आर्टिकल 43 है, लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्कर, मतलब कि आपको जो भी काम करते हैं उसके लिए वेज फिक्स किया हुआ है स्टेट ने भी, सेंटर ने भी, कि इतना कम से कम आपको वेजेस देना पड़ेगा। तो ये अधिकार आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप काम करेंगे, आप साइन कितने पे करेंगे और मिलेगा कितने भी। तो इसकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आर्टिकल 43A है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो पहले ट्रेड यूनियन होती थी, पहले आपने सुना होगा कि कोई भी फैक्ट्री होती थी उसमें ट्रेड यूनियन होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि अंडर 43A कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप अगर फैक्ट्री चला रहे हैं, आप मजदूरों के बल से फैक्ट्री चला रहे हैं, तो मजदूरों के बल से चला रहे हैं तो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
आप ये सोचें कि आज जितने भी पुल बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, कुछ भी बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, कौन बना रहा है? यही बहुजन बना रहा है। लेकिन ये बहुजन जो कि अपना हक अधिकार जानता नहीं है, इसलिए हम लगे रहते हैं, मरे रहते हैं, लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं समझ में आता कि हमको क्या अधिकार है। तो इसीलिए अपने अधिकार को जानना बहुत ज़रूरी है। ये 43B है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है छोटे छोटे इलाकों में, गांव में, शहर में, अर्बन में, रूरल में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने पारस डेयरी का नाम सुना होगा, अमूल का नाम सुना होगा, ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो बहुत छोटे लेवल से शुरू हुए थे, लेकिन आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन हमारे को इकट्ठा होकर के काम करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि हम 10, 20, 50 लोग मिल के कोई काम शुरू करें और उसको सबके सहयोग से आगे ले जाएं। आर्टिकल 46 से प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड, अदर वीकर सेक्शन। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या मतलब हुआ इसका? आपको हक अधिकार है कि आप कोई भी एजुकेशन को बढ़ावा दें, उसमें काम करें, किसी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आप सहयोगी बने और मिलकर इकट्ठा काम करें। क्योंकि आखिर फूले, ज्योतिबा फूले की क्या गुनाह था? यही तो गुनाह था कि बच्चों को पढ़ा रहे थे, लड़कियों को पढ़ा रहे थे, जिसको कि पढ़ना गुनाह था, जो कि शूद्रों को शिक्षा लेना गुनाह था। बट दिस प्रोविजन हैज़ बीन अमेंडेड इन आर्टिकल 46 कि आपको अधिकार है एजुकेशन का प्रमोशन करना और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 47। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and a standard of living and to improve public health, bring about prohibition of consumption of intoxicating drink and drugs which are injurious to health। आप आए दिन सुनते होंगे कि गलत शराब पी के लोग मर गए, या गलत दवा मिल गया इसलिए मर गए, फूड एडल्ट्रेशन हो गया इसलिए मर गए। तो ये आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि ड्यूटी है स्टेट की ड्यूटी है कि खाने पीने और फूड क्वालिटी को वो मेंटेन करे और उसको किसी भी तरह से स्टैंडर्ड से नीचे ना होने दे। ये अधिकार है, आम पब्लिक का अधिकार है, इसीलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 48 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री जो है, पशुपालन और जो खेती की व्यवस्था है, इसको हम साइंटिफिक लाइन में लाना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 ये कहता है ऑर्गेनाइज तरीके से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न साइंटिफिक लाइन से प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अदर प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो देख लेते हैं, जो इकोनॉमिक जस्टिस को हिट करते हैं। आर्टिकल 300A, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर किसी कानून ने आपको कानूनी अधिकार है, आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और कानूनी रूप से आप उसके मालिक हैं, तो कोई भी आपको उससे बेदखल नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। सो यू नो योर राइट कि इफ़ यू हैव, जैसे आए दिन सुनते हैं भू माफिया ने कब्जा कर लिया, या किसी गरीब आदमी का प्रॉपर्टी था, किसी कमज़ोर आदमी का प्रॉपर्टी था, उसको किसी ने कब्जा कर लिया और वो दे नहीं रहे हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपको उस प्रॉपर्टी से कोई बेदखल नहीं कर सकता। इसी तरह से आर्टिकल 301 है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी व्यापार आप पूरे भारत देश में कहीं से भी कहीं कर सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं हो सकता है। कोई स्टेट न तो कोई बाधा दे सकता है और ना कोई टेरिटरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आर्टिकल 311, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच he has been informed of charge against him and give a reasonable opportunity of being heard। ये आर्टिकल 311 कहता है कि किसी भी हालत में आपको डिसमिस, रिमूव या डिमोशन सरकारी नौकरी से नहीं की जा सकती, बशर्ते कि आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं चल रहा हो, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया हो अपनी बात कहने का, और आप उसमें गिल्टी नहीं प्रूव हो जाएं। तो आए दिन सुनते होंगे कि डिमोशन हो गया, या किसी को रिमूव कर दिया, डिसमिसल हो गया,
या आपके पावर में रिडक्शन कर दिया, ये सारी बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में लिखा है कि जब तक आपकी पूरी बात सुनी नहीं जाएगी, ना कोई आपका डिमोशन हो सकता, ना डिसमिसल हो सकता, ना रिमूवल हो सकता। ये आर्टिकल 340 है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आप सोचिए, बाबा साहब ने संविधान बनाने में ही प्रोविजन कर दिया था कि आर्टिकल 340 में कमीशन जो है इन्वेस्टिगेट करेगी बैकवर्ड क्लास के कंडीशन की कैसी है। और ये कमीशन बनने में हमारे देश, हमारे सरकार को, देश की सरकार को, भारत की सरकार को 70 साल लग गए, तब जाकर के ये कमीशन बना। और वो भी कमीशन बना, उसको पूरे अधिकार नहीं है, वो अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकता बिना सरकार की मर्जी से। तो ये प्रोविज़न 340 है, ये अधिकार देता है कि आप कमीशन का अपॉइंटमेंट कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए कंडीशन है बैकवर्ड क्लास का, कि बैकवर्ड क्लास को और क्या सुविधा चाहिए और क्या इनकी दिक्कतें हैं, इसके लिए कमीशन प्रपोज करेगी। और वो कमीशन का जो फैसला है वो बाइंडिंग होगा सरकार के ऊपर। तो ये है कि हम इकट्ठे होकर अगर आवाज़ उठाएं तो ये सारे अधिकार हमारे मास स्केल पे जनता को जाएगा। आर्टिकल 341, 342 एंड 342A, पब्लिक नोटिफिकेशन कास्ट, रेसेज एंड ट्राइब एज SC, ST, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। आर्टिकल 341, 42 और 42A, ये पब्लिक नोटिफिकेशन कास्ट, रेस और ट्राइब एज SC, ST, सोशली बैकवर्ड क्लासेज, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं हो सकता कि कास्ट के बेस पे, रेसेज के बेस पे या कोई भी SC, ST के बेस पे आप अलग से कोई ऐसा प्रोविज़न लाएं। Thanks and for giving your time, and if any question you can ask, I can answer your question.